सोचिए, सैकड़ों पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद लुटेरों का एक गैंग छत पर आराम से टहल रहा है। भले ही सामने वाली बिल्डिंग पर स्नाइपर ने उन पर निशाना लगा रखा था, लेकिन उनमें गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सामने वाली भीड़ में सिर्फ लुटेरे नहीं थे, बल्कि ज्यादातर लोग बंधक थे, जिनके हाथों में नकली बंदूकें थी। 10-12 लोगों में से सिर्फ 2 ही असली लुटेरे थे। इसका मतलब लुटेरे को गोली लगने का चांस बहुत ही कम था। जब सारे पुलिस वाले ये पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि लुटेरे कौन है, तभी सामने की भीड़ में अचानक हलचल मच गई। उनमें से एक आदमी बाकी लोगों पर बंदूक तानकर उन्हें घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर करने लगा। स्नाइपर ने तुरंत कमांड सेंटर से गोली चलाने की इजाजत मांगी। अगर आधा सेकंड भी देर होती तो दर्जनों बंधक मारे जा सकते थे, लेकिन अगर गोली किसी बंधक को लग जाती तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती और सारा दबाव कमांडर रेचल पर आ गया था। कुछ देर सोचने के बाद रेचल ने आखिरी फैसला ले लिया। जैसे ही गोली लगे आदमी नीचे गिरा, उसका मास्क चेहरे से उतर गया। मौके से मिली तस्वीरों के आधार पर उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये आदमी तो अगवा किए गए बंधकों में से एक था। गोली चलाने का आदेश देने वाली रेचल ये देखकर पूरी तरह सन्न रह गई। अब उसे न सिर्फ अपने सीनियर्स और मीडिया के सवालों का सामना करना था, बल्कि उसका खुद का जमीर भी उसे कचोट रहा था। आखिर इन लुटेरों को नोट छापने की फैक्ट्री पर कब्जा किए कई घंटे हो चुके थे। पुलिस न सिर्फ कोई तरक्की नहीं कर पाई, बल्कि उनकी पहली गोली भी एक बंधक को जा लगी। पर किस्मत से स्नाइपर का निशाना पक्का नहीं था। गोली आर्टुरो के सिर्फ कंधे पर लगी थी और विलेन बने लुटेरों ने भी उसे छत पर मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि वे दूसरे बंधकों के साथ मिलकर आर्टुरो को नीचे ले आए, क्योंकि इन लुटेरों का एक नियम था कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। और एक ऐसी बात थी जो किसी ने नहीं सोची थी। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड प्रोफेसर, उसने एक्शन से पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि कोई घायल हो सकता है, और उसने इन लुटेरों को, जो सिर्फ बंदूक चलाना जानते थे, जबरदस्ती मेडिकल ट्रेनिंग भी दी थी। हालांकि वे लोग थोड़े घबराए हुए थे, पर कम से कम उन्होंने आर्टुरो का खून बहने से रोक लिया। और ठीक उसी वक्त पुलिस के कमांड सेंटर में भी हड़कंप मचा हुआ था। ऊपर के अधिकारियों को बस इस बात की चिंता थी कि इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, और सबसे बड़ी कमांडर होने के नाते रेचल ने खुद आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन इस वक्त उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उस घायल बंधक का इलाज कैसे किया जाए। काफी सोचने के बाद रेचल ने लुटेरों से बात करने का फैसला किया ताकि आर्टुरो को इलाज के लिए बाहर भेजा जा सके। उसने तुरंत फैक्ट्री के अंदर फोन मिलाया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस डकैती का मास्टरमाइंड प्रोफेसर फैक्ट्री के अंदर ही नहीं, उन्होंने एक कैदी को गोली मार दी है। पर अब किसी को नहीं पता कि गोली किसने चलाई। मुझे लगता है वो इसी के लिए आए हैं। मेरे पास एक एम्बुलेंस है जो उन्हें यहाँ से ले जा सकती है। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। साइलेंस। फोन पर प्रोफेसर ने सारा इल्जाम पुलिस पर डाल दिया। इससे बातचीत में उसका पलड़ा भारी हो गया। वो पुलिस को धीरे धीरे अपने बिछाए जाल में फंसाने लगा। हालांकि अभी दोनों ही तरफ से कोई नहीं चाहता था कि किसी बंधक की मौत हो, लेकिन प्रोफेसर घायल बंधक को उनके हवाले भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस बंधक ने न सिर्फ सभी लुटेरों के चेहरे देखे थे, बल्कि उसे फैक्ट्री के अंदर के हालात भी पता थे। दोनों के बीच काफी बातचीत के बाद प्रोफेसर ने पुलिस को आर्टुरो के इलाज के लिए अपनी टीम अंदर भेजने की इजाजत दे दी, और साथ ही अपनी एक शर्त भी रखी। मेडिकल टीम का इंतजाम करने के बाद रेचल पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उस पर सिर्फ एक बंधक को गलती से गोली मारने का दबाव नहीं था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी टूटी थी। वो आराम करना चाहती थी, लेकिन उसे इतने गंभीर हाईजैकिंग केस का सामना करना पड़ा, और ऊपर से मीडिया को भी तुरंत पता चल गया कि पुलिस ने गलती से एक बंधक को गोली मार दी है। इन सब दबावों के कारण रेचल की तबीयत बिगड़ने लगी। आखिर में उसे आराम करने के लिए एम्बुलेंस में जाना पड़ा। रेचल के जूनियर एंजेल ने जब ये देखा तो वो फौरन हालचाल जानने आया, ताकि कोई और ये सब न देख ले। एंजेल ने फुर्ती से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। एम्बुलेंस के अंदर रेचल ने अपना मन हल्का करने के लिए अपनी माँ को फोन किया। माँ को भी खबर से सब कुछ पता चल गया था। वो रेचल को बस यही दिलासा दे रही थी कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन रेचल ने कहा कि उसने काम के दौरान शराब पी थी। उसे लग रहा था कि शराब की वजह से ही वो सही फैसला नहीं कर पाई और गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये सुनकर माँ को और चिंता हुई, और उसने पूछा कि रेचल उस वक्त किसके साथ शराब पी रही थी। उस वक्त रेचल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वो शराब पी रही थी वही इस डकैती का मास्टरमाइंड प्रोफेसर था। दरअसल कुछ घंटे पहले एक छोटा सा किस्सा हुआ था। रेचल की माँ, जिसे भूलने की बीमारी थी, उसने देखा कि उसकी पोती घर पर नहीं है और वो रेचल से भी संपर्क नहीं कर पा रही थी। तब माँ ने गलती से प्रोफेसर को फोन मिला दिया। मुझे ये नंबर आज सुबह मार्केट में मिला था, आपकी बेटी का समझकर। हाँ माँ, पर वो मुझे मिल नहीं रही है, प्लीज पता करो वो कहाँ है। इसके बाद प्रोफेसर सीधे फोन लेकर मौके पर पहुंच गया। हालांकि उस वक्त प्रोफेसर को भी रेचल की बेटी की चिंता थी, लेकिन वो इस मौके का फायदा उठाकर पुलिस के कमांड सेंटर में घुसना चाहता था। ये जानने के बाद कि फोन रेचल की माँ का है, एक पुलिस वाला प्रोफेसर को कमांड सेंटर के अंदर ले गया। एक अनजान आदमी सीधे कमांड सेंटर में घुसाया, सिर्फ इसलिए कि रेचल अपनी माँ का फोन उठा ले। इस वजह से रेचल को अपने सहकर्मियों के सामने बहुत अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बेटी गायब है, उसने प्रोफेसर का फोन ले लिया। और जैसे ही रेचल वहां से गई, प्रोफेसर ने पूरे कमांड सेंटर का जायजा लेना शुरू कर दिया। जल्दी करो, जल्दी 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 करो। इस वक्त बेटी के गायब होने की खबर सुनकर रेचल प्रोफेसर का फोन लेकर सीधे गाड़ी से निकल गई। थोड़ी ही देर में रेचल घबराई हुई घर पहुंची। तब उसे पता चला कि उसकी बेटी गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसका पूर्व पति उसे चुपके से खाना खिलाने ले गया था। क्योंकि दोनों का अभी तलाक का केस चल रहा था, इसलिए रेचल के पूर्व पति को बेटी से मिलने की इजाजत नहीं थी। इसलिए रेचल अपने पूर्व पति की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हुई। उसने सोचा कि वो उसे अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देगी। जब उसके पति ने विरोध किया तो रेचल ने अपनी बंदूक निकाल ली। साफ जाहिर था कि भारी दबाव की वजह से रेचल भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। किसी भी मुश्किल हालात में वो फौरन एक्शन ले रही थी। मैं तुम्हें कैंटीन से फोन कर रही हूँ, एक इमरजेंसी है। कुछ देर बाद रेचल रेस्टोरेंट पहुंची, क्योंकि प्रोफेसर पहले भी उसकी मदद कर चुका था और उसने खुद प्रोफेसर को गलत समझकर उसकी पिटाई कर दी थी। लेकिन इस वक्त प्रोफेसर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बल्कि वो बड़े मजाकिया अंदाज में कह रहा था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे रोमांचक पल था। और प्रोफेसर ने खुद लारा को एक ड्रिंक ऑफर की। अब इतने मजेदार और शरीफ इंसान को लारा भला कैसे मना करती। प्रोफेसर की बातों से लारा भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। उसका
सारा तनाव कम हो गया और उसने खुद ही प्रोफेसर को अपने एक्साइज बैंड और अपनी बहन के अफेयर के बारे में बता दिया। हालांकि प्रोफेसर ने पहले ही लारा के बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली थी, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी बातें सुनता रहा। और तब लारा भी अपने दिल में दबा हुआ सारा बोझ हल्का कर रही थी। लारा ने तो खुद से प्रोफेसर का हाथ भी पकड़ लिया। ये देखकर तो हमारे प्रोफेसर भी थोड़े घबरा से गए और तभी वहां पर आनंद आ जाता है। उसने लारा को बताया कि होस्टेज और किडनैपर्स छत की तरफ गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।